क्या हम जागृत हैं? क्या अपने अधिकार के बारे में हम लड़ाई लड़ रहे हैं? और ये अधिकार हमको क्यों नहीं? क्या आजादी की लड़ाई में हमारी तरफ से कोई कमी हो गई थी? क्या हमारे बगैर देश आजाद हो गया था? क्या हमारे पुरखों ने, हमारे बुजुर्गों ने आजादी की लड़ाई में योगदान नहीं दिया था? शहादत देने का काम नहीं किया था? लड़ाई लड़ने का, कुर्बानी देने का काम नहीं किया था? अगर हम ये देखते हैं तो हमें पता चलता है कि अगर हमारे बुजुर्ग उस लड़ाई में नहीं गए होते तो अंग्रेज देश छोड़कर नहीं गए। और जो आज केंद्र और राज्य की सत्ता में बैठकर देशभक्ति का और देशद्रोह का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं ना, इनके बाप दादा की औकात नहीं थी कि अंग्रेजों को भगा दे। इनके बाप दादा तो अंग्रेजों की मुखबिरी किया करते थे, दलाली खाया करते थे। आज दलाली खाने वाले लोग देशभक्ति और देशभक्त का और देशद्रोह का सर्टिफिकेट बांटने का काम कर रहे हैं। और जिन्होंने इस देश से अंग्रेजों को भगाया आज भी वो अधिकार वंचित हैं और जानकारी नहीं है, तो उन्हीं का झंडा ढोने का काम। देश में लड़ाई कोई भी रही हो, चाहे मुगलों के खिलाफ रही हो, चाहे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई रही हो, लड़ाई तो हमारे बाप दादाओं ने लड़ी। याद करो शिवाजी महाराज, याद करो महाराज सुहेलदेव, लड़ाई लड़ी मुगलों के खिलाफ की नहीं लड़ी। और जब हमारे बुजुर्ग लड़ाई लड़ रहे थे तो ये पंडित जी लोग जो थे ना, ये मुगलों का साथ दे रिश्तेदारी कर रहे थे, उनके मंत्री बने हुए चापलूसी कर रहे थे और हमारे पुर के लड़ाई लड़ने का काम कर रहे थे। और जो उस समय मुगलों की चापलूसी कर रहे थे, आज वो हमें बताते हैं नहीं, तुम्हारी लड़ाई तो मुसलमानों से। अरे भारत में कौन से मुसलमान है? क्या मुगल बचे हैं? भारत में जो मुसलमान है मुगल नहीं है। भारत में जो मुसलमान है हम ही से कन्वर्टेड मुसलमान है। इस देश के शेड्यूल कास्ट से कन्वर्टेड है, शेड्यूल ट्राइब से कन्वर्टेड है, ओबीसी से कन्वर्टेड है, यहीं से कन्वर्टेड मुसलमान है। मुगल एक तो खत्म हो गए थे और जो बचे थे जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान चले गए। भारत में जो मुसलमान है वो मुगल नहीं। और डीएनए से ये बात साबित हो गई कि मुसलमानों का डीएनए और ओबीसी एससी एसटी का डीएनए आपस में मैच कर गया। लेकिन आज वो हमको समझा रहे हैं और हम समझ भी जा रहे हैं बहुत आसानी से, लेकिन हम अपने हक अधिकार की बात नहीं समझ पाए। उनकी बात जरूर समझ जा रहे हैं कि लड़ाई मुसलमानों से, उनकी बात समझ रहे हैं, अपनी बात नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें हक अधिकार से वंचित करने का काम कौन किया। इस देश में जाति व्यवस्था मुसलमानों के आने के बाद बनी कि या पहले? इस देश में छुआछूत मुसलमानों के आने के पहले आया या बाद में आया? इस देश में ऊंच नीच मुसलमानों के आने के पहले हुआ या बाद में हुआ? इस देश में शूद्रों को पढ़ने का, धन संपत्ति रखने का, बोलने का, सुनने का अधिकार नहीं होगा, कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं होगा? ये कानून मुसलमानों ने बनाया या ब्राह्मणों ने बनाया? अगर ये सारी बात देश की सत्यानाश की जो जड़ है, जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव, ये सारी बात ना मुगलों ने बनाई ना अंग्रेजों ने बनाई। ये सारी बात अगर बनाने का किसी ने काम किया तो ब्राह्मणों ने किया। और ब्राह्मणों का डीएनए यूरेशिया के लोगों से मिलता है। टाइम्स ऑफ इंडिया 21 मई 2001 गूगल पर सर्च करके पढ़ लो या किसी लाइब्रेरी में जाकर के पढ़ लो, ब्राह्मणों का डीएनए यूरेशियन लोगों से मिलता है। और अंग्रेजों और मुगलों के पहले ये आए और इन्होंने यहाँ के लोगों को जाति व्यवस्था में बांटा, वर्ण व्यवस्था में बांटा, किसी को शूद्र बनाया, किसी को अछूत बनाया, किसी को जंगलों में रहने के लिए मजबूर किया, आदिवासी बनाने का काम किया। साथियों, ये लड़ाई हम लोगों को समझने की जरूरत है। आजादी की लड़ाई में हमारे पुरखे नहीं लड़े होते, अंग्रेज देश छोड़कर नहीं जाते। और उन्हीं पुरखों में एक बड़ा नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में गांधी जी ने लिखा है कि अगर मुझे सरदार नहीं मिलते तो मैं सफल नहीं होता। लेकिन वही गांधी जी जिनको यह बात पता थी कि अगर मुझे सरदार नहीं मिलते तो मैं सफल नहीं होता, वही गांधी जी जब सरदार को प्रधानमंत्री बनाने का मौका आया तो गांधी जी ये बात भूल गए। बाकी हमेशा याद थी, प्रधानमंत्री के बनाते समय भूल गए। क्यों भूल गए? सरदार पटेल से किस मामले में ज्यादा योग्य नेहरू थे? किस मामले में सरदार पटेल से ज्यादा योग्य नेहरू थे? पढ़ाई लिखाई के मामले में भी ज्यादा योग्य नहीं थे।
आंदोलन के लिए त्याग करने में भी ज्यादा योग्य नहीं थे, और पूरे देश भर में किसानों को कांग्रेस से जोड़ने का काम अगर किसी ने किया था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो त्याग था वो त्याग नेहरू से भी बड़ा त्याग था, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश का प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। कौन सी कमी थी? एक ही कमी थी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जाति के ब्राह्मण नहीं थे। अगर जाति के ब्राह्मण होते तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाता। अगर योग्यता की बात किया जाए तो योग्यता के मामले में भी सरदार पटेल कम नहीं थे। रियासतों को जब मिलाने की बात आई, खंड खंड भारत को अखंड बनाने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, और एक रियासत जम्मू कश्मीर की जो नेहरू ने अपने जिम्मे पर लिया, आज तक उसका हल नहीं निकला। तो योग्यता किसमें? फिर वो देश के प्रथम नागरिक वो हो जाते हैं हर जगह हिस्सा लेने के लिए। तो हमें समझने की जरूरत है, सरदार पटेल के साथ ही धोखा नहीं हुआ। आजादी के 75 ओबीसी का नाम बताओ जो 5 साल के लिए देश का प्रधानमंत्री था। नरेंद्र मोदी को छोड़कर एक भी ओबीसी देश के लिए 5 साल के लिए प्रधानमंत्री नहीं रहा। और नरेंद्र मोदी मुख नहीं है, मुखौटा है। जैसे गांव में जब रिजर्व सीट हो जाती है तो प्रधान चुन लिए जाते हैं, प्रधान देश में 5 साल के लिए प्रधानमंत्री नहीं बन पाया। और जिनकी आबादी 3.5% वो प्रधानमंत्री बनते रहे, और प्रधानमंत्री आजादी के 75 साल में बनाते रहे। तो हम इसको नहीं समझेंगे, इसको कौन समझेगा? हम इसकी लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो इसकी लड़ाई लड़ने का काम कौन करेगा? तो इसको हम लोगों को समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत। हमें तो इतना ही समझाया जाता है मुसलमानों से खतरा है, मुसलमानों से खतरा है, मुसलमानों से खतरा है। हम पूछते भी नहीं खतरा का। अरे मुसलमानों से खतरा है तो कहाँ खतरा है? 75 साल में एक भी मुसलमान देश का प्रधानमंत्री नहीं बना। तो इसका मतलब कम से कम जहां से कानून बन रहा है वहां से मुसलमानों से खतरा नहीं है, क्योंकि 75 साल में एक भी मुसलमान देश का प्रधानमंत्री नहीं बना, और अभी कोई बनने की लाइन में भी नहीं है। तो इसका मतलब जहां से कानून बनता है वहां से मुसलमान से खतरा नहीं। अब उसके नीचे आते हैं जहां से कानून का पालन होता है, जो IAS, PCS, IRS अधिकारी होते हैं, क्लास 1, क्लास 2 के अधिकारी होते हैं, क्या वहां मुसलमानों का ज्यादा कब्जा हो गया? इसलिए मुसलमानों से खतरा बढ़ गया। जब उसके बारे में जानकारी निकाला गया तो भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय ने लिख कर दिया कि 79.2% ब्राह्मण और तत्सम ऊंची जाति का कब्जा है, मतलब 80% नौकरियों पर उनका कब्जा है। इसका मतलब वहां भी ना हम है ना मुसलमान है। जहां से कानून बनता वहां ना हम है ना मुसलमान है। जहां से कानून का पालन होता है वहां भी ना हम है ना मुसलमान है। चलो यहाँ से भी खतरा नहीं। अब तीसरी जगह पर आ जाते हैं, सही क्या हो रहा है, गलत क्या हो रहा है, न्याय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट करता है। तो चलो अगर वहां मुसलमानों का कब्जा होगा तो ये माना जाएगा कि यहाँ से मुसलमानों से खतरा है। जब उसके बारे में जानकारी निकाली गई तो पता चला भैया 98% से ज्यादा पंडित जी ही लोगों का कब्जा है। बाबू साहब लोग तो मुफ्त में ही जय श्री राम उनके पीछे कर रहे हैं, और बाबू साहब लोगों का भी कुछ भी हिस्सा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में लगा नहीं। अरे जब बाबू साहब लोगों का नहीं लगा तो चौधरी साहब का कैसे लगेगा, निसार जी का कैसे लगेगा, धुरिया जी के कैसे लगेगा, प्रजापति जी का कैसे लगेगा? किसी का नहीं लगा। और 80-90% कब्जा, 98% कब्जा उन लोगों ने किया। और वहां तो परीक्षा भी नहीं होती। बाबू बनाना है तो परीक्षा होती, हाई कोर्ट का जज बनाना है तो परीक्षा नहीं होती। मिश्रा जी जब जज बनाते हैं तो दुबे जी मिश्रा जी को फोन करते हैं, मिश्रा जी हमारा एक भांजा है, थोड़ा आप देख लेना। तो दुबे जी के भांजे को मिश्रा जी देख लेते। फिर दुबे जी का नंबर आता है तो मिश्रा जी दुबे जी को फोन करते हैं कि दुबे जी आपके कहने पर हमने आपके भांजे को देख लिया, अभी आपका नंबर है, हमारा ये भतीजा है, तो आप उसको देख लेना। तो मिश्रा जी ने दुबे जी के भांजे को देख लिया, और दुबे जी ने मिश्रा जी के भतीजे को देख लिया। वो हाई कोर्ट का जज हो गया, प्रमोशन हो गया, सीनियर हो गया तो सुप्रीम कोर्ट का जज हो गया।
वहां भी ना मुसलमान है और ना हम हैं, उनका कब्जा है। इसका मतलब वहां से भी मुसलमानों का खतरा नहीं है। अब लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है, जिसको मीडिया कहा जाता है, जो जानकारी देती है क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है, वहां अगर मुसलमानों का कब्जा हो तो भी माना जा सकता मुसलमानों से खतरा है। लेकिन उसको जब देखा गया, दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान, सारे चैनल, जब उसको देखा गया तो ये पता चला वहां भी मुसलमान भी नहीं है और हम भी नहीं है, वहां भी उन्हीं लोगों का कब्जा है। इसका मतलब ये है ना मुसलमान को कुछ मिला ना हमको कुछ मिला, लेकिन हमको बेवजह ही मुसलमानों से लड़ाया जा रहा है। बेवजह क्यों लड़ाया जा रहा है? क्योंकि उनको पता है कि इनके हिस्से पर हमने कब्जा किया है। अगर हम इनको मुसलमान के पीछे नहीं दौड़ाएंगे, ये हमको दौड़ा लेंगे। जैसे मान आपका हिस्सा हमने हड़पा हो, तो हमें पता चल गया कि आपका हिस्सा हमने हड़पा है, आज नहीं तो कल आपको पता चलेगा तो हमसे लड़ोगे। तो हमने पहले ही प्रचार कर दिया कि आपका हिस्सा वर्मा जी ने हड़पा है। जब हमने बार बार कहा कि आपका हिस्सा वर्मा जी ने हड़पा है, इन्होंने वर्मा जी को दौड़ा लिया और हम फ्री है। ठीक यही स्थिति है कि पिछड़ा वर्ग, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब मुसलमानों के पीछे भाग रहा है। लेकिन सच्चर कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमानों की हालत अनुसूचित जाति से भी ज्यादा खराब हो गई है। मतलब हम दोनों लड़ रहे, फायदा तीसरा उठा, हम दोनों लड़ रहे हैं और फायदा तीसरा उठा रहा है। बाबरी मस्जिद का मामला ही देख लो, 16 नवंबर 1992 को मंडल कमीशन का फैसला है। 52% ओबीसी को केवल 27% आरक्षण मिला, 27% में क्रीमी लेयर लगा दिया। अरे भाई, शेड्यूल कास्ट को क्रीमी लेयर नहीं, शेड्यूल ट्राइब को क्रीमी लेयर नहीं, तो ओबीसी को क्रीमी लेयर क्यों लगा दिया? मगर लगा दिया। और जब ओबीसी को क्रीमी लेयर लग गया तो एक हाथ से आरक्षण दिया और दूसरे हाथ से वापस ले लिया। अभी 314 बच्चों को मोदी जी ने क्रीमी लेयर के नाम पर जो यूपीएससी की परीक्षा पास किए थे, उनकी नियुक्ति को रोकने का काम किया। तो क्रीमी लेयर क्या है? आप पढ़ा सकते हो अपने बच्चे को, आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। हम पढ़ा ही नहीं सकते तो ऐसे ही नहीं मिलेगा। आरक्षण ऊपर से खत्म, नीचे से खत्म। अब ये बहुत बड़ा मामला था कि जब हम 52% को 27% क्यों और क्रीमी लेयर क्यों? अगर इसको लेकर के पिछड़े वर्ग के लोग दिल्ली घेरते तो लाखों करोड़ों नौकरियां पिछड़े वर्ग के लोगों को मिलती। लेकिन पंडित जी लोगों ने सोचा दिल्ली घेर लेंगे तो देना पड़ेगा, तो इनको दिल्ली नहीं घेरवाना है, बाबरी मस्जिद घेरवाना है। तो आ गए हमारे पास और कहा चलो अयोध्या मंदिर बनाना है। किसको आगे किया? विनय कटियार, कल्याण सिंह, उमा भारती, प्रवीण तोगड़िया। ये अपने दम पर मंदिर भी नहीं बना सकते, मस्जिद भी नहीं गिरा सकते। जैसे अंग्रेजों को नहीं भगा सकते थे, वैसे मस्जिद भी इनके बाप दादा की औकात नहीं थी, गिरा लेते। उसके लिए भी हमारे लोगों को आगे किया। विनय कटियार, कल्याण सिंह, उमा भारती, प्रवीण तोगड़िया, रितंबर है, सबको सारे के सारे पिछड़े वर्ग के लोगों को आगे किए। चलो करोड़ों नौकरियों को बलिदान कर दिया, किसके लिए? मंदिर के लिए। तो अभी मंदिर बन गया तो मंदिर में मालिकाना हक मिलना चाहिए था, मिला क्या? मंदिर का ट्रस्ट बना, एक भी ओबीसी को मंदिर के ट्रस्ट में नहीं रखा। हमने कहा दूसरे ओबीसी खराब हो गए। विनय कटियार तो बढ़िया वाले, कल्याण सिंह भी बढ़िया वाले, उमा भारती भी बढ़िया वाली है, इनको तो रख लेते, दूसरे को ना रखते, इनको तो ट्रस्ट में रख लेते। लेकिन लड़ाई हम लड़ेंगे और मलाई खाएंगे बैठ के पंडित जी। तो ये बात हमको समझने की जरूरत है। और अगर ये बात हम समझते तो इस लड़ाई को हम लोगों को मजबूत करने की जरूरत है। इस देश में अब एक ही लड़ाई होनी चाहिए, सबकी गिनती करो, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये लड़ाई होनी चाहिए। अगर हम ये लड़ाई लड़ेंगे तो आने वाली हमारी पीढ़ियां सुरक्षित हों। अगर ये लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो चाहे जिसका जिंदाबाद करते रहो, आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित नहीं हो। प्राइमरी स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको 5 नाम लिखने के लिए बोलो। अपना नाम लिख, अपने माँ का नाम लिख, अपने बाप का नाम लिख, अपने बाबा का नाम लिख, अपने दादी का नाम। 90% फेल, 90% 5 नाम सही से नहीं लिख पाए। जड़ों में तो गर्म पानी डाल दिया जाता है। अब माँ बाप पढ़ाने की नीयत से नहीं भेज रहा प्राइमरी में, खिचड़ी खिलाने की नीयत से प्राइमरी में। पढ़ाई का क्या है?
पहले भी वही पढ़ाई प्राइमरी था, तब बिल्डिंग भी नहीं था, कुर्सी भी नहीं था, काट पट्टी भी नहीं थी, हम लोग पढ़े क्यों? पढ़ाई होती थी। आज क्यों नहीं? क्योंकि आज सरकार चाहती ही नहीं पढ़ाई। सरकार क्यों नहीं चाहती? उसको पता है इसमें बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के बच्चे जाते, बड़े लोगों के बच्चे नहीं जाते। गर्म पानी डाल रहे हैं जड़ों में गर्म पानी डाल रहे हैं। चलो कुछ लोग सोच रहे होंगे हम तो अपने बच्चे को नर्सरी में पढ़ाते, तो नर्सरी में भी अगर पढ़ा लिया तो जब कोटा भेजना होगा 25-30 लाख रुपया लगेगा मेडिकल की तैयारी के लिए, कहां से आएगा? कहां से आएगा? चलो यहाँ तो नर्सरी में पढ़ा लिया, वहां कहां से आएगा? कल आप ये कहने लायक ही नहीं रहोगे हमारे पास योग्यता है, क्योंकि जिसके पास पैसा उसी के पास योग्यता, और जिसके पास पैसा नहीं उसके पास योग्यता नहीं। ये स्थिति बनाई जा रही है। आने वाली जनरेशन अधिकार मांगने लायक ही ना रहे, इस स्थिति में पहुंचाया जा रहा है। इसलिए साथियों, इस लड़ाई को लड़ने की जरूरत है। गांव-गांव तक इस लड़ाई को पहुंचाने की जरूरत है, और ये सही समय है, क्योंकि आज केवल मीडिया नहीं है, सोशल मीडिया भी। मैं बोल रहा हूं कि चल रहा है, लाइव चल रहा है, बहुत लोग इस पे देख रहे हैं। आज केवल मीडिया नहीं है, आज सोशल मीडिया, गांव तक सोशल मीडिया पहुंच गया। अगर आप गांव तक पहुंच जाओ और गांव तक के लोगों को अपने सोशल मीडिया के साथ जोड़ दो, केवल इतना भी काम अगर आप कर लो तो देश में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। मीडिया का जवाब सोशल मीडिया देने के लिए आज की तारीख में तैयार हो गया है। केवल इसको गांव लेवल तक पहुंचाने की जरूरत है। तो साथियों, इस लड़ाई को हम लोगों को लड़ना होगा, क्योंकि आप लोग दूर दूर से आए हैं, समय भी बहुत ज्यादा हो रहा है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा बातें नहीं करना चाहता। इतनी ही बात कहते हुए, ये जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की लड़ाई, क्योंकि पिछड़ों की संख्या ज्यादा है, जब तक ये मैदान में नहीं आएंगे कोई मामला हल होने वाला नहीं। और ये मैदान में नहीं आएंगे, ये मुसलमानों को दौड़ाते रहेंगे, तो मुसलमानों को जितना बर्बाद होना था हो गए। अभी उससे ज्यादा कुछ बर्बाद होने के लिए बचा नहीं उनके। 33% प्रशासन में थे वो गुलाम भारत में, आज 1% भी नहीं है। अब उसके नीचे जाने के लिए कोई मामला है? उनको जितना बर्बाद होना था हो गए। अभी ज्यादा से ज्यादा आरएसएस बीजेपी वाले क्या कर सकते हैं? हमारे ही बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के 2-4 पागल को तैयार करके किसी मुसलमान को चौराहे पर पीट सकते हैं। इससे ज्यादा मुसलमानों के विरोध में अभी आरएसएस बीजेपी की औकात नहीं कुछ करने। लेकिन हमारे विरोध में अभी भी बहुत कुछ करने के लिए बाकी है। हमारी शिक्षा, हमारी चिकित्सा, हमारा रोजगार, हमारी आने वाली जनरेशन की लड़ाई अभी भी बहुत कुछ बाकी है। अगर हमें लड़ना है तो अपनी जनरेशन को बचाने के लिए लड़ना है। ये बात हमको समझने की जरूरत है। जिनको शासन करना चाहिए वो राशन में खुश, शासन में राशन शामिल होता है भाई। जो शासक होता है वो राशन दूसरे को देने का काम है। जो राशन के लिए हमारे घर पर आते थे उनको हमने शासन पर भेज दिया। जो हमारे राशन पर पलते थे, भैया लड़का पैदा करो, पंडित को खिलाते हो नहीं खिलाते, शादी विवाह करते हो खिलाते हो नहीं खिलाते, मर जाता तो भी खिलाते, गिरी प्रवेश करते तो भी, मतलब वो हमारे राशन पर जिंदा थे। जो हमारे राशन पर जिंदा थे हमने वोट देकर उनको शासन में पहुंचा दिया और उन्होंने हमको राशन पर पहुंचा दिया। सोचने की जरूरत है। 2000 रुपया देते हैं और सारा खेत खा जाते हैं। तो हम अगर नहीं समझेंगे इस बात को तो कौन समझेगा? बाबा साहब अम्बेडकर ने 4-4 बच्चे अपनी इस लड़ाई में हमको वोट का अधिकार मिले इसके लिए गंवा दिया। अगर ये वोट का अधिकार केवल अमीरों के लिए था, 4-4 बच्चे तो था ही पहले से, अमीरों को वोट का अधिकार। और समय रहते अगर समझ जाएंगे तो हो जाएगा। एक और बात कहकर, आखिरी बात कहकर खत्म। आजकल बड़े लोगों ने एक बहुत बड़ा ट्रेंड चला दिया, जिसको वोट दिया अगर वो हार गया तो समझो वो दिया। ईमानदारी से बताना, किसी न किसी ने जिसको दिया होगा वो जरूर हारा होगा। तो क्या मतलब वो खराब हो गया होगा? खराब तो वोट तब हो रहा है जब आप जीतने और हराने के नाम पर वोट दे रहे हो तो आपका वोट खराब हो रहा है। लेकिन अगर आप अपनी लड़ाई लड़ने वाले को वोट देते हो
और उसको 10 वोट भी पड़ता है तो आपका वोट सही जगह जा रहा है, क्योंकि वो आपकी लड़ाई लड़ रहा है। जो लड़ाई लड़ रहा है उसको वोट दोगे, एक इलेक्शन हार जाएगा, दूसरा इलेक्शन जीत जाएगा और जाकर लड़ाई लड़ेगा। लेकिन जो लड़ाई ही नहीं लड़ रहा उसको हर बार जिताकर भेजो तो क्या फायदा? कोई फायदा नहीं जिताकर भेजने की। लेकिन अगर उसको यहाँ मजबूत किया जो लड़ाई लड़ रहा है, चुनाव हार भी गया तो सड़क पे भी लड़ाई लड़ेगा और अगली बार जीत कर जाएगा, मनोबल बढ़ेगा, तो संसद में भी लड़ाई लड़ेगा। तो बहुत सारी बड़े लोगों के द्वारा गलत बातें प्रचारित की जा रही, प्लान बनाया जा रहा है कि इलेक्शन को आम आदमी से ऊपर उठा देगा। 40 लाख तक खर्च की लिमिट करने का मतलब यही है कि इलेक्शन को आम आदमी से ऊपर उठा दिया, और अब हो भी यही रहा। जनता पहले ही मान लेती है। जैसे हमारे चौधरी साहब लड़े थे तो चौधरी साहब को लोगों ने पहले ही मान लिया, अरे ये कहाँ जीतेंगे, वोट क्यों खराब कर रहे हो भाई। तो ये जो सोच है ये हमारे विरोध में सोच है, ये इस देश के पिछड़ों के, शेड्यूल कास्ट के, आदिवासियों के, आम आदमी के विरोध में सोच है। इस सोच को बदलने की जरूरत है और जो हमारे हक अधिकार की लड़ाई लड़े, अगर उसको वोट में मजबूत करोगे उसका मनोबल बढ़ेगा और लड़ाई लड़ेगा। अगली बार और ज्यादा लोगों को समझ में आएगा, ज्यादा लोगों को समझ में आएगा, ज्यादा लोग वोट दे देंगे, जीत जाएगा विधानसभा और लोकसभा में भी लड़ाई लड़ने का काम करेगा। तो इस लड़ाई को साथियों हम लोगों को लड़ना होगा। 18 अप्रैल 22 मार्च को हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया 10 मुद्दों को लेकर। 10 मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने 22 मार्च को धरना प्रदर्शन करने का काम किया। जाति आधारित जनगणना का मुद्दा है, ईवीएम घोटाले का मुद्दा है, चूंकि निजीकरण बड़े पैमाने पर हो रहा है, निजीकरण में आरक्षण का मुद्दा है, एमएसपी की गारंटी कानून बनाने का मुद्दा है, एनआरसीसीए का मुद्दा है, पुरानी पेंशन बहाल करने का मुद्दा है, और कई राज्यों में ओबीसी का आरक्षण जो पंचायत चुनाव है उसमें खत्म कर दिया गया। हो सकता है यूपी का पंचायत चुनाव आते आते यहाँ का भी नंबर लगे, तो इसके खिलाफ भी लड़ना पड़ेगा, ये भी मुद्दा है। आदिवासियों का विस्थापन हो रहा है, ये भी मुद्दा है, और लॉकडाउन में मजदूरों के खिलाफ कानून बनाए गए, ये भी मुद्दा है, और जबरदस्ती से वैक्सीनेशन किया जा रहा था। ये ऐसे 10 मुद्दे हैं और हमारे लोगों के ऊपर एट्रोसिटी हो रही है, तो 11वां मुद्दा भी इसमें ऐड किया गया है। तो इन 11 मुद्दों को लेकर के 3 चरण में हमारा आंदोलन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से चल रहा है। 22 तारीख को हम लोगों ने पूरे देश भर में धरना प्रदर्शन करने का काम किया। अभी 18 अप्रैल हम लोग रैली निकालकर पूरे देश के जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेंगे और 25 मई को भारत बंद करने का काम करेंगे। तो इस लड़ाई में, इस आंदोलन में आप लोग बड़ी संख्या में शामिल होंगे और लोगों को शामिल करवाएंगे। इस आशा और उम्मीद के साथ आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आभार।